सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं कुछ नया। नए में क्या सीखने वाले हैं मैम? नए में हम ये सीखने वाले हैं कि संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से होते हैं और उन विकारी तत्वों को हम कैसे पहचानें, उन विकारी तत्वों को हम क्यों पहचानें, उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। हमें क्यों सीखना है ये? हमें सबसे पहले तो ये सीखना है कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम है, और नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये सीखना है कि विकारी तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण होता है, संज्ञा के अलावा कौन किस किस का रूपांतरण होता है? संज्ञा के अलावा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का भी रूपांतरण होता है। क्रिया का रूपांतरण होता है तो विकारी तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब ये विकारी तत्व मतलब जिसकी वजह से संज्ञा शब्द बदल गए। कारण, क्या कारण है भाई संज्ञा शब्द बदल गए? यही विकारी तत्व हैं। ठीक, तो वो कौन से कारण हैं? जो हमारे पाठ का नाम है, लिंग, वचन और कारक। ये तीन ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बेचारा संज्ञेय शब्दों को अपना रूप बदल देना पड़ता है, अपने आप को चेंज कर देना पड़ता है। अगर वो बदलेगा नहीं तो उसका गलत हो जाएगा। अच्छा, हम ये क्यों सीखें? अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और उन शब्दों का अपनी लेखनी में, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए। क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी में ही एक दूसरे से बात करते हैं। अगर हिंदी ही हमें शुद्ध रूप से नहीं आएगी तो फिर अन्य भाषाओं का ज्ञान तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। हमें हिंदी ही नहीं पता कैसे बोलना है शुद्ध रूप से, कैसे लिखना है, उसको कैसे प्रयोग में लाना है अपनी लेखनी में, तो बेकार है सारी चीज़ें। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लिंग है उसकी क्या पहचान होती है, उसको कैसे पहचाने, उसमें कितने भेद होते हैं, क्या क्या होता है, वचन में क्या होता है, कारक में क्या होता है, और इन तीनों का संज्ञा से क्या संबंध है। यही सब कुछ आज हम आज के पाठ में सीखने वाले हैं। चलिए करें शुरू अपनी क्लास। कुछ नया सीखने के लिए आप तैयार हैं? चलिए तैयार रहिए। अपनी बुक भी आप सामने रख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको किताब की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा जी, सबसे पहली स्लाइड में हमें लिंग के बारे में बताया गया है। अब जल्दी से मैं बता देती हूँ लिंग क्या होता है। वैसे मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे बच्चों को लिंग के बारे में जानकारी है। वाक्य में शब्दों की स्थिति के आधार पर ही उनमें विकार आते हैं, यानी कि शब्द कहाँ पर कैसा प्रयोग में लाया गया है उसके हिसाब से उसमें बदलाव आते हैं। यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। कैसे होता है? कारक का मैं बता देती हूँ, वचन का मैं बता देती हूँ, लिंग का इसमें प्रयोग नहीं आएगा क्योंकि लड़का जो है वो पुल्लिंग शब्द है। देखो कैसे, लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक, ये तीन शब्द हो गए। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, लड़कों इसमें कारक का प्रयोग किया गया है प्लस वचन का प्रयोग किया है। लड़कों तो बहुत सारे लड़कों के लिए कहेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे वचन की वजह से ये बदला। और को लग गया लास्ट में, तो ये क्या लग गया? हमारा कारक चिन्ह लग गया। तो कारक और वचन दो की वजह से हमारा संज्ञा कैसे बदला, समझ में आया? संज्ञा शब्दों को बदलने में कारक और वचन का क्या रोल होता है? ठीक है, को हमारा कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। लिंग की परिभाषा क्या होती है? लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ कहेंगे तो जिन शब्दों से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है वो लिंग है। इसको परिभाषा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। परिभाषा अगर कहेंगे तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के किससे, जिस रूप से किसी भी, क्या, किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के, यानी कि या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा या सजीव होगा या निर्जीव होगा। सजीव निर्जीव ही तो होते हैं। ठीक, तो सजीव निर्जीव का लिंग कैसे पता करेंगे? ठीक, तो यही हम आज के पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो व्यक्ति यानी सजीव, वस्तु यानी निर्जीव, कि उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का पता लगता है तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, लड़का यानी कि पुल्लिंग, लड़की यानी कि स्त्रीलिंग। ऐसे ही अन्य उदाहरण हमारे हिंदी में बहुत हैं। अच्छा, अब आती है बात, लिंग के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान है। हिंदी में लिंग के सिर्फ और सिर्फ कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कहाँ होते हैं दो भेद? हिंदी में होते हैं। अगर संस्कृत की बात करेंगे तो वहाँ कितने हो जाएंगे बेटा? जल्दी से बताओ, वहाँ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया।
अब लिंग की कैसे पहचान करें? बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि इतने सारे शब्दों को हम कैसे याद करें और कैसे पहचान में लाएं। कई बार ऐसे ऐसे निर्जीव वस्तुओं के नाम दे दिए जाते हैं कि हमें लिंग पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे पहचानें कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। क्या करनी है कि सामान्य रूप से उस शब्द को बहुवचन में बदल देना है। किस में बदल देना है? जल्दी से बताओ। बहुवचन में बदल देना है। अगर बहुवचन, ये बाहुल कर टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आप बहुवचन में बदल दोगे तो अगर उस शब्द में बिंदी या चंद्र बिंदी आ जाए, क्या आ जाए? बिंदी या चंद्र बिंदी। औरतें क्या लगाती है माथे पे? बिंदी लगाते हैं। आदमी को लगाते हुए देखा कभी बिंदी? आदमी लगाते हैं कभी बिंदी? नहीं लगाते ना। तो जो औरतें लगाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? औरतों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं ना। तो जो जहाँ पर शब्द भी अपने आप में बिंदी लगा लेगा, शब्द भी अपने आप में क्या लगा लेगा? बिंदी लगा लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? औरत बन जाएगा, यानी स्त्रीलिंग बन जाएगा। और बिंदी नहीं लगाएगा तो क्या बनेगा? पुल्लिंग बन जाएगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, उस शब्द को वाक्य में बदल देते हैं। दूसरी पहचान क्या है? शब्द को वाक्य में बदल दो। ठीक, शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दो, कहने का मतलब है वाक्य में प्रयोग कर दो और उसकी क्रिया पर ध्यान दो। अगर क्रिया लड़के वाली है तो वो पुल्लिंग होगा, अगर क्रिया स्त्रीलिंग वाली है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। यानी क्रिया के आधार पर भी हम लिंग की पहचान बहुत आसानी से कर देते हैं। अगर किताबी भाषा में कभी आपसे पूछा जाता है कि लिंग की पहचान किस आधार पर कर सकते हैं, तो आप किस आधार पर लिखेंगे? क्रिया के आधार पर लिखेंगे। किस आधार पे कर सकते हैं? क्रिया के आधार पे कर सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप बिंदी लगाएंगे। ठीक, विशेष क्या है इस पाठ में? इसमें विभक्ति के साथ आने वाले बहुवचन रूप को शामिल नहीं किया जाता। यानी कोई ना कोई अगर विभक्ति लगी होती है, विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह, क्योंकि इस विधि से किसी भी शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे पौधे का पौधों हो गया, तना का तनों में हो गया। इसके विपरीत कक्षा का कक्षाएं, मेज का मेजें, कुर्सी का कुर्सियाँ, पुस्तक का पुस्तक आदि ये सभी शब्द बिंदी या चंद्र बिंदी आने के कारण क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अच्छा, संज्ञा शब्दों के लिंग का अन्य शब्दों पर क्या प्रभाव होता है, देखते हैं। संज्ञा शब्दों का जब अन्य शब्दों का करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे विशेषण पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह पेड़ हरा है। ठीक है, हरा अगर मैंने बोल दिया, ये विशेषण शब्द है ना, हरा मैंने बोल दिया तो ये पुल्लिंग हो गया। आकारांश शब्द, इकारांश शब्द ये संस्कृत में पढ़ाए गए थे ना, यानी जिस मात्रा से ख़त्म हो रहा है, आगे हम पहचान बताएंगे, ये आ से ख़त्म हो रहा है, आ की मात्रा पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि ये शब्द पुल्लिंग है। अगर ई की मात्रा से ख़त्म होगा, हरी, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि पेड़ हमारा पुल्लिंग शब्द है, लौकी हमारा कौन सा शब्द है? जल्दी बताओ। पेड़ हमारा कौन सा शब्द हो गया? पुल्लिंग हो गया, क्योंकि यहाँ हरा लिख दिया गया है। और लौकी हमारा कैसा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि यहाँ हरी लिख दी गई है। अब क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रिया पे कैसे प्रभाव पड़ता है? छात्र विद्यालय चला गया, चला गया, यानी गया लिखा है तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और गई लिखा है तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यानी क्रिया के हिसाब से भी हमने ये पहचान लिया कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और विशेषण के आधार पर भी हमने पहचान लिया कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब क्रिया विशेषण पे, अभय रोता हुआ मेरे पास आया। ठीक है, कैसे आया मेरे पास? रोता हुआ आया, पास। ठीक, तो पास आया तो ये पुल्लिंग हो गया। पल्लवी रोती हुई मेरे पास आई, तो यहाँ रोता रोती स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की पहचान हमें हो गई। अगर रोता शब्द का प्रयोग किया है तो मतलब अभय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर रोती शब्द का प्रयोग किया है तो पल्लवी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, स्त्रीलिंग की पहचान और किस किस चीज़ से हम कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी तरीके हैं जिसकी वजह से हम ये पहचान सकें वो स्त्रीलिंग है? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है, ठीक है, जिस भी संज्ञा शब्द के लास्ट में क्या वर्ण आएगा? ख आएगा, तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। ये अपनी आप चाहें तो ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहें क्या लिख लीजिएगा आप। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आता है? ट आता है, वट आता है या हट आता है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखो सब के सब उदाहरणों में लास्ट में देखो ट आया है। ठीक है, लास्ट में क्या आया है? ट आया है। और तीसरी पहचान क्या होती है? अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत क्रियाएं, यानी कि जिसमें लास्ट में ई आता है, ई की मात्रा है, देखो
अ की मात्रा है, ठीक, ऊ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ये सब के सब शब्द क्या क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और अगली क्या पहचान है, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, ठीक है, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, जितनी भी बोलियों के नाम हैं, जितनी भी लिपियों के नाम हैं, भाषा, बोली और लिपि हमारा पहला पार्ट था ना, तो जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, जितनी बोलियों के नाम हैं, जितनी भी लिपियों के नाम हैं, सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया देवनागरी में कौन सा लिंग है, बताओ, पहली बात तो क्या देवनागरी का आपकी क्या हो गई, लिपि हो गई, इससे आप पहचान लोगे कि ये कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है बताओ, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों के लास्ट में इया आ जाए, देखो टिया, इया, चिड़िया, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी नदियों के नाम हैं, जितनी भी क्या हैं, नदियों के नाम हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सिवाय इसमें भी एक क्या है, इसमें भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, इसमें भी एक अतिरिक्त शब्द है, अपवाद कहते हैं जिसे हिंदी में, अपवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर सभी नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तारीखों, तिथियों, जितनी भी डेट्स होती हैं, तारीख मतलब डेट, और जितनी भी तिथियों के नाम होते हैं, तिथि के नाम एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इन सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, जितनी भी तिथियां होती हैं, तारीखें होती हैं, सब के सब स्त्रीलिंग होती हैं। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, ठीक है, बाकी अन्य ग्रह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी ग्रह केवल और केवल पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम, जितने भी नक्षत्र हैं, हम जब पैदा होते हैं, हम सभी इंसान जब पैदा होते हैं तो हम किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं। अगर आप कुंडली अपनी मम्मी से बोलोगे कि मम्मा मुझे बताओ कि मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ था, हुई थी, तो मम्मा आपकी कुंडली में देख के बता देगी, पंडित जी ने लिखा होगा कि ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो फटाफट से रिवाइज करें, आप एक बार स्लाइड में देखो क्या क्या शब्द हैं ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब पुल्लिंग कैसे पहचानें भैया, अगर लास्ट में आ जाए, आव आ जाए, पा आ जाए, पन आ जाए, लास्ट में अगर कुछ भी आ रहा है इस तरह का, तो वो शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जितने भी पहाड़ पर्वत हैं, पर्वतों के नाम, जैसे विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, और जितने भी महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी वारों के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 7 है ना वारों के नाम हैं, और जितने भी ग्रहों के नाम हैं। इसलिए मैं क्या बोला था, ग्रह कौन सा है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सारे ग्रह क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पहाड़ों के नाम अगर आपको दे दिए जाएं, बोल दिया जाए कि चलो बेटा बताओ विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत कौन सा लिंग है बताओ, तो आपने पढ़ा है कि ये जो पर्वतों के नाम होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फटाक से बता दोगे भैया ये तो पुल्लिंग है, ठीक। आपसे बोला जाए बेटा बताओ मंगलवार, बुधवार, इसमें कौन सा लिंग है, या वाक्य में दे दिया कि सोमवार शब्द का लिंग बताओ, तो आपको पता है कि दिन का जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फटाक से बता दो। जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं बेटा वो भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इमली का जो पेड़ है, कौन सा पेड़, इमली का पेड़, ये स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है। इमली जो शब्द है, इमली का जो पेड़ है, इसे क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है। इमली के अलावा सारे पेड़ों के नाम, कोई भी पेड़ का नाम ले लो, आम, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, कोई भी पेड़ ले लो, सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, सारे अनाजों के नाम, गेहूँ, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, किसी भी अनाज का नाम लोगे ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। द्रव पदार्थों के नाम, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बेटा ये बुक में शायद नहीं है आपका, आप ध्यान से सुनो। जितने भी रत्नों के नाम हैं, रत्न क्या होते हैं हमारे, हीरा है, पन्ना है, मूंगा, मोती, माणिक, ये रत्नों के नाम हैं। जितने भी रत्नों के नाम होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। आपसे बोला जाए कि भैया पन्ना शब्द में बताओ कौन सा लिंग है, तो आपको पता है कि रत्न है पन्ना, तो भाई ये तो पुल्लिंग है, ठीक। और इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंग हैं, देह के अवयव यानी कि शरीर के अंगों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिर है, मस्तक है, दांत है, कान है, ये सब के सब क्या होते हैं,
पुल्लिंग होते हैं। जल, स्थान, भूमंडल के भागों के नाम, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र है, भारत है, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षर भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, श, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, वो ये कि कई ऐसे शब्द हैं जिनका सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और सदैव पुल्लिंग होते हैं। वो एक बार आप अपने बुक में देख लीजिएगा। आपके पेज में आपके बुक में पेज नंबर 104 में दिया हुआ है नित्य पुल्लिंग शब्द और नित्य स्त्रीलिंग शब्द, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है आपका वचन। अगला विषय हमारा क्या आ रहा है, वचन आ रहा है। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है एक वचन है, जिसके एक से अधिक होने का पता चलता है वो बहुवचन है। संज्ञा शब्दों का वचन का कैसे प्रभाव पड़ता है, देखो सर्वनाम का कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, मेरा लिखा, ये सर्वनाम शब्द है मेरा, तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब यहाँ लिख दिया मेरे, सर्वनाम शब्द है मेरा मेरे दोनों, जहाँ हमने सर्वनाम शब्द को बहुवचन तो बहुवचन शब्द हो गया। विशेषण से कैसे पता चलता है, हरा चना खाने में, हरा जो है विशेषण शब्द है ना, रा लग दिया तो एक वचन है, एक ही मात्रा लग गई तो बहुवचन है। हरे चने खाने अच्छे लगते हैं। अब क्रिया से कैसे पता चलेगा, गधा अचानक गिर पड़ा, पढ़ा लिखा है तो एक वचन है, पढ़े लिखा है तो बहुवचन है। और इसके अलावा अगर विशेषण वाले उदाहरण में आप देखेंगे, यहाँ भी आपको पता चलेगा, है लिखा है तो एक वचन है और हैं लिखे हैं तो बहुवचन है। ये भी तो क्रिया है और हैं, तो जहाँ हैं लिखा है वो बहुवचन है, जहाँ है का प्रयोग कर रहे हैं हम एक वचन है। क्रिया विशेषण का, जैसे रोता हुआ लिखा है तो एक वचन हो गया, रोते हुए लिखा है तो बहुवचन हो गया। इस तरह से वचन का प्रभाव हमारे वाक्य पर पड़ता है और वाक्य बनाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है। ठीक। नित्य एक वचन शब्द कौन से होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पानी, शहर, ठीक, दूध, घी, बारिश, लालच, ठीक, आदि नित्य वचन शब्द हैं, नित्य एक वचन शब्द हैं। जैसे बारिश हो रही है, शहद गिर गया है, लालच अच्छा नहीं होता। कौन कौन के शब्द हैं बेटा, पानी है, शहद है, ठीक, क्या है, ये शहर लिख दिया है, शहद है, और क्या है, दही है, क्या है, दही, दूध, घी, भीड़, क्या, भीड़, जनता, सभा, बारिश, क्रोध, लालच, प्यार, ये सभी शब्द क्या हैं, एक वचन शब्द हैं। अब बहुवचन, अधिकतर नित्य एक वचन शब्द द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा होती है। विशेष आपको याद रखने वाली बात है कि अधिकतर यानी मैक्सिमम जो शब्द हैं नित्य एक वचन शब्द द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा वाले शब्द होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं और भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो जो द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा में आएंगे शब्द वो क्या होंगे, एक वचन होंगे। क्या होंगे, एक वचन होंगे। ठीक। नित्य बहुवचन शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नित्य बहुवचन शब्द। वे कौन कौन से हैं, दर्शन। अब एक भगवान के दर्शन करो या बहुत सारे भगवानों के दर्शन करो, हम दर्शने तो नहीं बोलते कि मैंने भगवान के दर्शने कर लिए या दर्शनों कर लिया, हमने एक से किया हो या बहुत सारे के किया हो, तो दर्शन ही बोलते हैं, हमने भगवान के दर्शन करें। प्राण निकल गए, एक व्यक्ति के प्राण निकले हैं या लाखों के निकले तो प्राण ही निकल गए होते हैं। ठीक, फर्क नहीं पड़ता कि एक के निकल रहे हैं कि बहुतों के निकल रहे हैं। प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, मैं एक कॉपी में सिग्नेचर करूं या पूरी क्लास की कॉपी में सिग्नेचर करूं तो वो क्या होगा, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग मैं बहुवचन में ही करूंगी। आंसू, एक आंसू टपके या बहुत सारे आंसू टपके, वो क्या होगा, हमेशा बहुवचन ही होगा। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं कारक के विषय में। अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
रखिएगा अपना ध्यान। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।